क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 16 फरवरी यानी कल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज का यह वीडियो आप जरूर देख लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हिंदी विषय से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो भी महत्वपूर्ण जहां से प्रश्न आ सकते हैं, जो गद्यांश हैं, पद्यांश हैं, जो जीवन परिचय हैं, जो निबंध हैं, यानी सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा आप सभी को हिंदी विषय से रिलेटेड। तो कहने का तात्पर्य है कि यह वीडियो हिंदी विषय की महामैराथन क्लास साबित होगी, महामैराथन वीडियो साबित हो जाएगी आप सभी के लिए। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना 2023 बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी करने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, 16 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है और यहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। बस आज की रात आप इतना ही तैयार कर लो, आप कल जब पेपर देने जाओगे तो आपको यहां से जरूर देखने को मिलेंगे प्रश्न। तो चलिए ना आपका समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। यहां पर कुछ रचनाएं हैं, उनसे संबंधित विधा और रचनाकार मैं लेकर के आ चुका हूं। तो पहली रचना है अतीत के चलचित्र, और यह रचना रेखा चित्र विधा पर आधारित है। लेखक हैं महादेवी वर्मा, यानी रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा जी। दूसरी रचना है अनंत आकाश, जो कि आलोचना विधा पर आधारित है, और इसके लेखक हैं जयप्रकाश भारती जी। प्रश्न ऐसे आ सकता है बहुविकल्पी में कि अनंत आकाश जो है किस विधा पर आधारित है या इसके लेखक कौन है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मैंने बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी होती है, यानी ये जो होता है बोर्ड एग्जाम की कॉपी का पहला कवर, कहां पर आपको रोल नंबर भरना है, अंकों में, कहां शब्दों में, कैसे क्या भरना है, मैंने आपको कंप्लीट बताया है। वीडियो आप देख सकते हो चैनल पर, और साथ ही OMR सीट भरने का भी तरीका बताया है। सेम इसी प्रकार की OMR सीट आपको मिलेगी जब आप एग्जाम देने जाएंगे कल, और इसे भरने का सही तरीका आपको मैंने बताया है। आप जरूर वीडियो देख लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि OMR सीट भरते समय यदि आपसे गलती होती है तो ये OMR सीट जो है चेक नहीं होगी। इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी का पहला कवर भी सावधानी पूर्वक भरना है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पर अगली रचना है आकाशदीप, और यह जो रचना है किस विधा पर आधारित है? तो यह रचना आधारित है कहानी विधा पर। लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। अगली रचना है आवारा मसीहा। वेरी इंपॉर्टेंट रचनाओं को ही यहां पर सम्मिलित किया है, आप जरूर पढ़कर जाना। आवारा मसीहा जीवनी विधा पर आधारित रचना है, और यह रचना है विष्णु प्रभाकर जी की। अगली रचना है इंद्रजाल, यह कहानी विधा पर आधारित रचना है, और इसके जो है यहां पर आप देखेंगे लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। अगली रचना है उजली आग। तो आप कमेंट करके भी आंसर बताते रहिए, उजली आग किस विधा पर आधारित रचना है? निबंध विधा पर आधारित रचना है, और यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अगली रचना है कलकत्ता से पीकिंग। यदि पूछा जाता है कलकत्ता से पीकिंग किस विधा पर आधारित है, तो यात्रा वृत्त विधा पर आधारित है। लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी। अगली रचना है यहां पर एक घूट। एक घूट नाटक विधा पर आधारित रचना है, और जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगली रचना आहुति, जो कि कहानी विधा पर आधारित रचना है। लेखक हैं इलाचंद्र जोशी जी। इसके बाद अगली रचना यहां पर आप देख रहे हो अथाह सागर। तो यह है आलोचना विधा पर आधारित, और यह है जयप्रकाश भारती जी की रचना। और अनंत आकाश भी जयप्रकाश भारती जी की ही रचना है। यह भी किस विधा पर आधारित है? आलोचना विधा पर आधारित रचना है। इसके बाद यहां पर आप देखोगे अगली रचना है, यहां पर आप देख लीजिए अशोक के फूल। यह किस विधा पर आधारित रचना है? निबंध विधा पर। लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसके बाद इंदुमती, जो कि हिंदी की प्रथम कहानी है, और यह कहानी विधा पर भी आधारित रचना है। लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी जी। अगली रचना है यहां पर कलम का सिपाही, जीवनी विधा पर आधारित रचना है, और इसके लेखक हैं कौन? अमृत राय जी। वेरी इंपॉर्टेंट रचना है,
है कलम का सिपाही किस विधा पर आधारित है? जीवनी विधा पर आधारित है। लेखक हैं अमृत राय जी। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे कुटज, जो कि ललित निबंध है, लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगली रचना कंकाल किस विधा पर आधारित है? उपन्यास विधा पर। लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। यहां पर अगली रचना है खून के छींटे, जो कि उपन्यास विधा पर आधारित रचना है और इस रचना के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी। अगली रचना है यहां पर आप देखोगे गेहूं और गुलाब, निबंध विधा पर आधारित रचना है और लेखक हैं राम वृक्ष वेनीपुरी। गोदान किस विधा पर आधारित रचना है? उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी। चंद्रगुप्त नाटक विधा पर आधारित रचना है और लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। चलो चांद पर चलें विज्ञान जो है विज्ञान विषय पर लिखी गई रचना है और लेखक हैं जयप्रकाश भारती जी। इसी तरह से चिंतामणि वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। चिंतामणि किस विधा पर आधारित है? निबंध विधा पर। लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगली रचना है जन्मेजय का नागयज्ञ, जो कि है नाटक विधा पर आधारित और लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। अगली रचना मेरे प्यारे बच्चों झूठा सच, उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, लेखक हैं यशपाल जी। और अगली रचना मोस्ट इंपॉर्टेंट ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय निबंध विधा पर आधारित रचना है और लेखक हैं कौन? ठेले पर हिमालय। यहां पर लेखक कौन हो जाएंगे? बाबू गुलाब राय तो होंगे नहीं, धर्मवीर भारती होंगे। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? धर्मवीर भारती जी की रचना है। यहां पर आपको ध्यान देने योग्य बात है कि ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती जी की रचना है। अगली यहां पर रचना आप देख रहे हैं ठलुआ क्लब, निबंध विधा पर आधारित रचना है, बाबू गुलाब राय जी लेखक हैं। तितली उपन्यास विधा पर आधारित है रचना, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। तुम चंदन हम पानी निबंध विधा पर आधारित रचना है, लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ठूठा आम वेरी इंपॉर्टेंट, ठूठा आम निबंध विधा पर आधारित रचना है और लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी। दुनिया रंग बिरंगी निबंध विधा पर आधारित रचना है, लेखक हैं जयप्रकाश भारती जी। त्रिवेणी आलोचना विधा पर आधारित रचना है, लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है। पंचपात्र जो है निबंध विधा पर आधारित रचना है और लेखक हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी। इसी तरह से अगली रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा, जो कि उपन्यास विधा पर आधारित है, लेखक कौन है? यहां पर आप देखोगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लेखक हैं। अगली रचना है बर्फ की गुड़िया, जो कि बाल साहित्य है और लेखक हैं जयप्रकाश भारती जी। और इसके बाद भारतीय शिक्षा निबंध विधा पर आधारित रचना है, लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इसके बाद रस मीमांसा आलोचना विधा पर आधारित रचना है, लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लहरों के राजहंस नाटक विधा पर आधारित रचना है, लेखक कौन है? मोहन राकेश जी। सागर की लहरों पर यात्रा व्रत विधा पर आधारित रचना है, लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी। इसके बाद अगली रचना है साहित्य और कला निबंध विधा पर आधारित रचना है, भगवत शरण उपाध्याय जी की यह रचना है। अगली रचना है सूरज का सातवां घोड़ा, उपन्यास विधा पर आधारित रचना है और धर्मवीर भारती की रचना है। किसकी? धर्मवीर भारती की रचना है। हिमालय की पुकार वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, आलोचना विधा पर आधारित है और लेखक हैं जयप्रकाश भारती जी। इसके बाद आषाढ़ का एक दिन नाटक विधा पर आधारित रचना है, लेखक कौन है? मोहन राकेश जी हैं। आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस दोनों ही रचनाएं नाटक विधा पर आधारित हैं, लेखक हैं मोहन राकेश जी। इसके बाद विचार वीथी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, विचार वीथी जो है निबंध विधा पर आधारित रचना है, लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। और प्रतिशोध नाटक विधा पर आधारित रचना है, लेखक कौन है? विनायक दामोदर सावरकर। तो इतनी ही रचनाएं और इनसे संबंधित विधाएं और इनसे संबंधित लेखक या रचनाकारों को आपको पढ़ के जाना है। मैं 100% की गारंटी लेता हूं इससे बाहर एक भी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा। जी हां, इतना ही आप पढ़ लीजिए, इतने से ही आपके बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। अब बारी आती है आपको क्या तैयार कर लेना है, संस्कृत विषय में क्या तैयार करना है।
महत्वपूर्ण श्लोक, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, इन्हें आप जरूर तैयार कर लेना। मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन्मियते। ऐसे लिखा जाएगा। जब भी आप किसी भी संस्कृत पद्यांश का जो है संदर्भ और हिंदी अनुवाद करेंगे, उसके शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को जरूर लिख लेना। ऐसे ही फिर संदर्भ लिखा जाएगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से लिखिएगा, के संस्कृत खंड भी काले पेन से लिखिएगा। के किस पाठ से है? वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है या अवतरित है। प्रसंग हो जाएगा इस श्लोक में वाराणसी की पुण्य ख्याति यानी प्रसिद्धि का वर्णन किया गया है। क्या कहा गया है? मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, अर्थात जहां पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है। कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन्मियते, अर्थात जहां शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण है, यानी जहां पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है, शरीर पर जहां पर भस्म धारण करना आभूषण माना जाता है, और जहां कौपीन यानी लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। अगला श्लोक तैयार कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। ऐसे आपको लिखना है। संदर्भ क्या हो जाएगा? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के किस पाठ से? वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है या अवतरित है। और प्रसंग हो जाएगा इस श्लोक में वीरता के विषय में बताया गया है। क्या बताया गया है? बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया, अर्थात बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो। आगे क्या लिखा है कि उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता, अर्थात दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है और वीर भाव को ही क्या कहते हैं? वीरता कहते हैं। तो ये दो श्लोक वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तीसरा श्लोक यहां पर है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस तरीके से आप प्रस्तुत जो है संदर्भ आप लिख देना। किस पाठ से लिया गया है? यह लिया गया है भारतीय संस्कृति नामक पाठ से। किस पाठ से? भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। प्रसंग क्या हो जाएगा? प्रस्तुत श्लोक में सभी के कल्याण की कामना की गई है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, अर्थात सब सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामयाः, सब कल्याण को देखें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, यानी सब का कल्याण हो, और साथ ही साथ क्या है? मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई भी दुखी ना हो, अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने। इस तरीके से अगला श्लोक यहां पर है मानं हित्वा प्रियो भवति क्रोधम हित्वा ना सोचति कामम हित्वार्थवान भवति लोभम हित्वा सुखी भवेत। वेरी इंपॉर्टेंट है। और 5 नंबर तो आपको यहां से जरूर मिलेंगे जब ये पांचों श्लोक आप तैयार कर लेंगे, और आपने तैयार कर भी लिया होगा, सिर्फ आपको रिवीजन करना है। मैं इस वीडियो में आपको रिवीजन ही करा रहा हूं मैराथन वीडियो के द्वारा। यहां पर आप देखोगे यहां पर कि शुरुआत के शब्दों को लिखा जाता है, फिर संदर्भ क्या होगा इस श्लोक का? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से, के संस्कृत खंड काले पेन से लिखा जाएगा। के जीवन सूत्राणि, पाठ का नाम क्या है? जीवन सूत्राणि नामक पाठ से अवतरित है। हिंदी अनुवाद क्या होगा? मानं हित्वा प्रियो भवति, मनुष्य अहंकार को छोड़कर प्रिय हो जाता है। क्रोधम हित्वा ना सोचति, मनुष्य क्रोध को छोड़कर शोक नहीं करता है। कामम हित्वार्थवान भवति, मनुष्य इच्छा यानी कामना को छोड़कर धनवान हो जाता है। लोभम हित्वा सुखी भवेतु, अर्थात मनुष्य लोभ को छोड़कर सुखी हो जाता है। अगला है यहां पर श्लोक वेरी इंपॉर्टेंट। अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता अमुखा स्फुट वक्ता चा यो जानाति सह पंडिता। तो यहां पर आप देखेंगे इसका संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से लिखा जाएगा। के संस्कृत खंड भी आप काले पेन से लिखेंगे, और पाठ का नाम क्या है? प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। और इसके बाद आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। हिंदी अनुवाद क्या होगा इस श्लोक का? अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडिता, अर्थात बिना पैर का है परंतु दूर तक जाता है। साक्षर अर्थात अक्षरों से युक्त है परंतु पंडित नहीं है। आगे लिखा है अमुखा स्फुट वक्ता चा यो जानाति सह पंडिता, अर्थात बिना मुख का है परंतु साफ बोलने वाला है, उसे जो जानता है वह क्या है? वह विद्वान है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ 5
श्लोक आप तैयार कर लीजिए। और मैंने आपको बताया भी था, मैराथन वीडियो भी दी थी आप सभी को, 5 ही श्लोक आपको तैयार करना है। इन्हीं का आप संदर्भ हिंदी अनुवाद पढ़ लीजिए फटाफट से, यहीं से आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इसके बाद महत्वपूर्ण संस्कृत के गद्यांश हैं यहां पर। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। तो यह जो है वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है। इसका संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत संग्रहित वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। तो इस तरीके से आप जिस भी गद्यांश का संदर्भ लिखेंगे यानी हिंदी अनुवाद लिखेंगे, उसके शुरुआत के शब्दों को संकेत के रूप में लिख लेना, फिर अंतिम के शब्दों को संकेत के रूप में लिख लेना। इस तरीके से आपको लिखना है। फिर हिंदी अनुवाद आपको हेडिंग डालना है। हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। आगे लिखा हुआ है इत एव संस्कृत वांग्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्राश्रितः मुगल युवराजः दाराशिकोः अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा कि यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सब जगह फैला था। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहां आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था और सा तेषाम ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत यत तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम कारितः। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा कि वह उनके ज्ञान से ऐसा प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। दूसरा यहां पर गद्यांश है इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली। तो यह भी जो है गद्यांश वाराणसी नामक पाठ से ही लिया गया है। और यहां पर आप देखेंगे इसका जो है हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा कि यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। आगे लिखा है महात्मा बुद्धः तीर्थकरः पार्श्वनाथः शंकराचार्यः कबीरः गोस्वामी तुलसीदासः अन्ये च बहवः महात्मानां अत्रागत्य स्वावीयान विचारान प्रसारयन्। अर्थात महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास तथा अन्य महात्माओं ने यहां आकर अपने विचारों को फैलाया। आगे लिखा है ना केवलम दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि इयम नगरी विविधानाम कलानाम शिल्पानाम चा कृते लोके विश्रुतः। केवल दर्शन साहित्य और धर्म में ही नहीं बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए लोक में प्रसिद्ध है। आगे लिखा है कि अत्रत्या कौशेय शाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। अर्थात यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियां देश विदेश में भी सब जगह पसंद की जाती हैं। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे अगला जो है वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, तीसरा गद्यांश। इसे भी आप पढ़ लीजिए फटाफट से। नागरिका बहुकालम यावत अचिंतयत। यह जो है किस पाठ से है? संदर्भ क्या होगा इसका? प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, काले पेन से लिखा जाएगा, हिंदी के संस्कृत खंड काले पेन से लिखा जाएगा, के अंतर्गत प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा कि नागरिक ने बहुत समय तक सोचा परंतु वह पहेली का उत्तर देने में समर्थ ना हुआ। आगे लिखा हुआ है अतः ग्रामीणम अवदत अहम अस्या पहेलिकाया उत्तरम ना जानामि। अतः इसलिए उस ग्रामीण से कहा कि मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता। इदम श्रुत्वा ग्रामीणा अकथयत यदि भवान उत्तरम ना जानाति तार्हि ददातु 10 रूपकाणि। यह सुनकर ग्रामीण ने कहा यदि आप उत्तर नहीं जानते तो दीजिए 10 रुपए। आगे क्या है? अतः मिलेन मुखेन नागरिकेण शर्तायानुसारम 10 रूपकाणि दत्तानि। अतः यानी इसलिए मुरझाए हुए मुख वाले नागरिक ने शर्त के 10 रुपए दे दिए। इसके बाद यहां पर आप देख रहे हो अगला जो है यहां पर संस्कृत का गद्यांश है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यह भी किस पाठ से लिया गया है? प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। और इसका हिंदी अनुवाद यहां पर आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा बोर्ड परीक्षा, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट यह भी गद्यांश है। इसके बाद पांचवा यहां पर आप देखेंगे, पांचवा संस्कृत का गद्यांश, यह किस पाठ से लिया गया है? यह लिया गया है भारतीय संस्कृति नामक पाठ से। और इसका हिंदी अनुवाद भी यहां
यहां पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समय कम है और आपको ज्यादा पढ़ाने की इच्छा है, यानी आपको सब कुछ बताने का प्रयास करूंगा इसी वीडियो में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शेयर जरूर कर देना मेरे प्यारे बच्चों। अब बारी आती है संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करने की, क्योंकि यदि आप इन्हीं प्रश्नों को, यदि आप यही प्रश्न तैयार कर लोगे तो आपके 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि आपसे यहां पर 2 प्रश्नों का आंसर करने के लिए बताया जाएगा। प्रश्न जो आएगा 2 प्रश्नों का आंसर लिखना होगा संस्कृत के और आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो पहला है प्रश्न, वाराणसी कस्या नद्या कूले स्थिता? उत्तर हो जाएगा वाराणसी नगरी गंगाया कूले स्थिता, यानी वाराणसी जो है किस नदी के किनारे स्थित है? गंगाया नदी के किनारे, यानी गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, वाराणसी कस्या भाषायाः केंद्रम अस्ति? उत्तर हो जाएगा वाराणसी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्रम अस्ति। अगला प्रश्न आप तैयार कर लो, वाराणसी नगरी केसाम संगम स्थली अस्ति? वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। इसके बाद अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसे भी आप तैयार कर लेना, कुत्र मरणम मंगलम भवति? तो वाराणसी मरणम मंगलम भवति उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न यह है, इसे भी तैयार कर लेना, वीरः केन पूज्यते? वीरः वीरेण पूज्यते, सिंपल सा आंसर है। और अगला प्रश्न है, पुरु राजा केन सह युद्धम अकरोत? तो पुरु राजा अलछेद्रेण सह युद्धम अकरोत, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न तैयार कर लीजिए, पुरु राजा कह आसीत? पुरु राजा कौन था, यानी पुरुराज कौन था? उत्तर हो जाएगा पुरु राजा एका भारत वीरा आसीत। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, पदेन बिना किम दूरम याति? उत्तर होगा पदेन बिना पत्रम दूरम याति। इसके बाद अगला है यहां पर, ज्ञानम कुत्र संभवति? उत्तर हो जाएगा ज्ञानम सर्वत्र संभवति। अगला प्रश्न तैयार कर लेना, ग्रामीणान काह उपाहसत? उत्तर क्या होगा इसका? ग्रामीणान एकाह नागरिका उपाहसत। अगला प्रश्न है यहां पर, वातात्र शीघ्रतरम किम अस्ति? तो वातात्र शीघ्रतरम मनः अस्ति, आप तैयार कर लेना। इसके बाद यहां पर आप देखोगे, आतुरस्य मित्रम किम अस्ति? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तैयार कर लेना, आंसर हो जाएगा इसका आतुरस्य मित्रम धिसक अस्ति। तो इतने ही प्रश्न आप संस्कृत के पढ़ के जाना, मैं वादा करता हूं इन्हीं में से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आएंगे, इनसे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। जब आप पेपर देकर आएंगे आप कमेंट करके बताना। महत्वपूर्ण पद्यांश कौन कौन से आपको जल्द से जल्द तैयार कर लेना है, तो चरण कमल बंदो हरिराई, इस पद्यांश को आप जरूर तैयार कर लेना। संदर्भ ऐसे लिखा जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से लिखिएगा कि काव्यखंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है, पाठ का नाम भी काले पेन से लिखना है। और जिसके रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। तो सूरदास जी का कोई भी पद आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है तो आप ऐसे ही संदर्भ लिखिएगा, प्रसंग भी आप लिख दीजिएगा। और इसके बाद जो पद्यांश आधारित अन्य प्रश्न आएंगे उनका भी आंसर आपको लिख देना है। और इसके बाद यहां भी आप देख रहे हो, अगला पद्यांश तैयार कर लेना, रानी मैं जानी अजानी महा पबि पाहन हूं ते कठोर हियो है। यह जो पद्यांश है किस पाठ से है? वन पथ पर शीर्षक पाठ से लिया गया है। रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, जो महत्वपूर्ण पद्यांश हैं आप फटाफट पढ़ लीजिएगा। उधव मोहि ब्रज विसरत नाही, सूरदास जी का पद्यांश है। उधव मन न भये 10-20, इसे भी पढ़ लेना। और निर्गुण कौन देश को वासी, इसको भी आपको पढ़कर जाना है। और वन पथ पर शीर्षक पाठ से पुरते निकसी रघुवीर वधु, इस पद्यांश को पढ़कर जाइएगा। और सुनि सुंदर बैन सुधारस ससाने, इसे भी पढ़कर जाना है आपको। रसखान जी का मानुष हो तो वही रसखान, और दूसरा पद्यांश है यानी सवैया है यह, धूरि भद्रे अति शोभित श्यामजू। और सबसे महत्वपूर्ण यहां पर स्वदेश प्रेम राम नरेश त्रिपाठी जी का जो पाठ है, इसमें से आप निर्भय स्वागत करो मृत्यु का वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है। और सच्चा प्रेम वही है जिसकी, यहां पर आप देखेंगे इस पद्यांश को आप जरूर तैयार करके यानी पढ़ करके जाएंगे। इसके बाद बारी आती है महत्वपूर्ण गद्यांशों की। तो गद्यांश आपको कौन कौन से तैयार कर लेना है यानी फटाफट पढ़ लेना है। तो कुशंग का जो सबसे भयानक होता है, वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है। और इसका संदर्भ कैसे लिखा जाएगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से लिखी
देखिएगा कि गद्य खंड में किस पाठ से है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और जो रेखांकित अंश होगा उसी की आपको व्याख्या करनी होगी। और इसके बाद आप अगला जो है गद्यांश तैयार कर लेना। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर तैयार करके जाना। और यह भी मित्रता नामक पाठ से ही लिया गया है। अगला आपको गद्यांश तैयार कर लेना है कि जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर यह नहीं देखता कि वह कहां और कैसी जगह पर पैर रखता है। यह भी गद्यांश है, किस पाठ से, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला गद्यांश आपको पढ़ करके जाना है। हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, ममता नामक पाठ से लिया गया है गद्यांश। लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी, और अश्वरोही पास आया से भी आप फटाफट पढ़ लीजिएगा। और भारतीय संस्कृति नामक पाठ से भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले भी, वेरी इंपॉर्टेंट है, गद्यांश पढ़ लेना। और लेखक हैं इस पाठ के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में, इस गद्यांश को भी आपको तैयार करके जाना है। यह भी भारतीय संस्कृति नामक पाठ से है। और यहां पर अजंता नामक पाठ से पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, और कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर। ये दोनों ही गद्यांश महत्वपूर्ण हैं। अजंता नामक पाठ के लेखक कौन है, भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो इतने ही गद्यांश पद्यांश आपको पढ़कर जाना है फटाफट से। अब बारी आती है महत्वपूर्ण जीवन परिचय। आप कौन कौन से तैयार करके जाओगे, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय पढ़कर जाइएगा, याद करके जाइएगा। जय शंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़कर जाइएगा। सूरदास जी का, तुलसीदास जी का और बिहारी लाल जी का। मात्र 5 जीवन परिचय ही आपको 10 नंबर दिला देंगे। और इन सभी की वीडियो, यानी मैंने आज ही आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, सूरदास, तुलसीदास और बिहारी लाल, सभी महत्वपूर्ण लेखक और कवियों की वीडियो आज ही प्रोवाइड कराई है। एक ही वीडियो में मैंने सभी का जीवन परिचय, इनसे संबंधित रचना का नाम बताया है। आप जरूर वीडियो को देखें और शेयर कर दें। बिल्कुल आसान तरीका बताया है इन सभी का जीवन परिचय याद करने का और बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय लिखने का। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद बारी आती है आपको तैयार करना है कुछ व्याकरण खंड है, जैसे कि यहां पर उपसर्ग से रिलेटेड। तो उपसर्ग से रिलेटेड जैसे अप है, तो पूछ लिया गया कि अपमान में उपसर्ग क्या है। विकल्प दिए होंगे, अप है, निस है, निर है या सु है। तो राइट आंसर क्या होगा, अप होगा। बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे तो फटाफट से इनको भी आप अध्ययन कर लीजिएगा। अप से अपमान, अपकार, अन से अनर्थ, अनंत, अनु से अनुकरण, अनुगमन, निस या निर से यहां पर निर्दोष हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा। उप से उपवन हो जाएगा, उपकार हो जाएगा। अधि से अधिकार हो जाएगा, अध्यक्ष हो जाएगा। और सु से सुकर्म, सुगम हो जाएगा। अभि से अभिलाषा, अभिमान हो जाएगा। परि से परिचय हो जाएगा और परिपूर्ण हो जाएगा। परा से पराजय, पराक्रम हो जाएगा। आ से अजान, अथाह हो जाएगा। सह से सहपाठी हो जाएगा, सहयोग हो जाएगा। प्रा से प्रमुख और प्रयोग हो जाएगा। वि से विजय और विज्ञान। महत्वपूर्ण प्रत्यय यहां पर आवा से पहनावा, दिखावा। हट प्रत्यय से घबराहट और जगमगाहट शब्द होगा। आई से लिखाई और सिलाई होगा। जैसे पूछा गया लिखाई में कौन सा प्रत्यय है, तो आई हो जाएगा। वट से सजावट, लिखावट। ता से सुंदरता, सज्जनता। और त्वा से प्रभुत्व और महत्व हो जाएगा। पन से बचपन, भोलापन। आन से उड़ान और थकान हो जाएगा। महत्वपूर्ण पर्यायवाची जिन्हें आपको फटाफट से पढ़ लेना है, अनल और पावक और ज्वाला, ये सभी अग्नि के पर्यायवाची हैं। अश्व के पर्यायवाची हैं घोड़ा, घोटक, तुरंग। आकाश का पर्यायवाची क्या है, नभ हो जाएगा। गगन और अंबर। कमल के पर्यायवाची जलज, पंकज, सरोज। जल के पर्यायवाची नीर, पानी और तोय होगा। तालाब का पर्यायवाची सर, सरोवर और तड़ाग हो जाएगा। नदी का पर्यायवाची सरित, सरिता, तटनी हो जाएगा। पक्षी का पर्यायवाची खग, विहग और अंडज हो जाएगा। पुष्प का पर्यायवाची फूल, सुमन और प्रसून होगा। पृथ्वी का पर्यायवाची भू, भूमि, धरती हो जाएगा। बादल का पर्यायवाची है वारिद, जलद और जलधर। सूर्य का पर्यायवाची सूरज, रवि, दिवाकर।
पर्वत का पर्यायवाची गिरी, शैल, पहाड़ और हाथी का गज, कुंजर, हस्ती। सांप का पर्यायवाची क्या होगा? भुजंग होगा, सर्प होगा, नाग होगा। कामदेव का पर्यायवाची मदन, मनोज और रतिपति। और मैं वादा करता हूं कि इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा। और महत्वपूर्ण जीवन परिचय आपको इतने ही तैयार करके जाना है, जिसकी वीडियो मैंने आज ही आपको प्रोवाइड कराई है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अन्य चीजों के बारे में। तो जैसे रीतकाल की प्रमुख विशेषताएं पूछ लिया गया, तो श्रृंगार रस की प्रधानता है, ब्रजभाषा की प्रतिष्ठा, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। छायावादी युग की प्रमुख विशेषताएं, प्रकृति का मानवीकरण, रहस्यवादी भावना। प्रयोगवादी काव्यधारा की विशेषताएं, बौद्धिकता की प्रधानता, विद्रोह का स्वर। और प्रगतिवादी की विशेषताएं, मानव की महत्ता का प्रतिपादन और शोषित वर्ग की पीड़ा का चित्रण। द्वंद्व समास से रिलेटेड जो उदाहरण है इन्हें भी आप ध्यान दीजिएगा। यहां पर जैसे माता पिता है, अब पूछा गया इसमें कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है, क्योंकि द्वंद्व समास में पहला पद और दूसरा पद दोनों पदों की प्रधानता होती है। और विग्रह क्या होगा? माता और पिता होगा। इसी तरह से यहां पर लाभ हानि, इसमें भी द्वंद्व समास है, लाभ और हानि विग्रह हो जाएगा। पाप पुण्य में भी द्वंद्व समास है, पाप और पुण्य विग्रह हो जाएगा। शुभ अशुभ में भी द्वंद्व समास है, शुभ और अशुभ हो जाएगा विग्रह। दिन रात में भी द्वंद्व समास है, दिन और रात विग्रह हो जाएगा। राधा कृष्ण में भी द्वंद्व समास है, राधा और कृष्ण इसका विग्रह है। देश विदेश में द्वंद्व समास है, देश और विदेश हो जाएगा। उत्थान पतन में द्वंद्व समास, उत्थान और पतन हो जाएगा विग्रह। यश अपयश में द्वंद्व समास, यश और अपयश हो जाएगा विग्रह। जीवन मरण में द्वंद्व समास, जीवन और मरण हो जाएगा विग्रह। इसके बाद अन्न जल में द्वंद्व समास, अन्न और जल होगा विग्रह। राजा रानी में द्वंद्व समास, राजा और रानी विग्रह हो जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में। और इसके बाद है द्विगु समास। तो द्विगु समास की विशेषता है कि पहला पद होता है संख्यावाची यानी गिनती बताने वाला। तो जैसे चौराहा है, चौराहा में चौ है पहला पद और ये चार गिनती को बता रहा है, चार। और बाकी है राहा, राहा यानी किसी समूह या समाहार का ज्ञान कराए। पहला पद संख्यावाची हो और बाकी का पद किसी समूह का ज्ञान कराए, वहां होता है द्विगु समास। तो चौराहा का विग्रह क्या होगा? चार राहों का समूह। त्रिकोण का विग्रह होगा तीन कोणों का समूह। नवरत्न का विग्रह होगा नौ रत्नों का समाहार। और सप्त सिंधु का विग्रह होगा सात नदियों का समूह। नवरत्न के बाद त्रिफला का विग्रह होगा तीन फलों का समूह। और सप्तऋषि का विग्रह होगा सात ऋषियों का समूह। तिरंगा का विग्रह होगा तीन रंगों का समाहार। त्रिभुज का विग्रह होगा तीन भुजाओं का समूह। और पंचपात्र का विग्रह हो जाएगा पांच पात्रों का समूह। त्रिनेत्र का होगा तीन नेत्रों का समूह। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को जरूर शेयर कर देना। मैं लगातार आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को बता रहा हूं एक ही वीडियो में, तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। मैं वादा करता हूं इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा कल आपकी बोर्ड परीक्षा में। और सुबह आपको एक वीडियो मिलेगी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों से, वेरी इंपॉर्टेंट होंगे वो सभी प्रश्न। जल्द से जल्द मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा और उससे बाहर आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आएंगे ही नहीं। आप उस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अंतिम लड़ाई है बोर्ड परीक्षा के लिए, अंतिम प्रयास है मेरा आप सभी के लिए, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। इसलिए आपको मेहनत करना है, ये सब चीजें आपको फटाफट से रिवीजन करनी है। और यहां पर आप देखेंगे अगला है तत्सम और तद्भव शब्द, वेरी इंपॉर्टेंट। तत्सम और तद्भव शब्दों को ही लिया है। यहां पर ओष्ठ है तत्सम शब्द और पूछा जाता है ओष्ठ का तद्भव क्या होगा, तो ओठ होगा। और यदि ओठ लिखा है और पूछा गया है तत्सम क्या होगा, तो ओष्ठ होगा। यह चीज आपको ध्यान देना है। मान लीजिए कर्पूर है तत्सम, पूछा गया कपूर क्या है, यानी कर्पूर का तद्भव क्या होगा, तो तत्भव हो जाएगा यहां पर कपूर। और कपूर का तत्सम क्या होगा, तो कर्पूर। यह चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इसी तरह से यहां पर अब ज्येष्ठ है तो ज्येष्ठ का तद्भव होगा जेठ हो जाएगा। कूप का तद्भव होगा कुआं। मच्छिका का तद्भव होगा मच्छी। और यहां पर दुग्ध का तद्भव होगा, यहां पर दूध हो जाएगा। स्नेह का नेह होगा। मच्छिका का क्या होगा तद्भव, मक्खी होगा, मक्खी होगा, यहां पर ध्यान दीजिएगा। पाषाण का तद्भव होगा पाहन। क्लेश का क्लेश हो जाएगा। श्रृंगार का सिंगार हो जाएगा। स्कंद का तद्भव होगा कंधा। और भिक्षा का तद्भव क्या होगा, भीख हो जाएगा। प्रस्तर का तद्भव क्या होगा,
पत्थर हो जाएगा। निंद्रा का तद्भव क्या होगा? नींद हो जाएगा। इसी तरह से मनुष्य का तद्भव क्या होगा? मानुष हो जाएगा। तड़ाग का तद्भव क्या होगा? तालाब हो जाएगा। स्वप्न का तद्भव सपना हो जाएगा। नारिकेल का तद्भव होगा नारियल, और मस्तक का तद्भव होगा माथा। वाष्प का तद्भव होगा भाप। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चीजें आप जरूर पढ़कर जाना। आप यहां पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आप सभी से एक निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक यहां पहुंचाएं, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। सभी महत्वपूर्ण चीजों को इस वीडियो में सम्मिलित किया है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। और मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप ध्यान देना कि आपको निबंध कौन कौन से पढ़ करके जाना है, क्योंकि निबंध भी आएगा 9 नंबर का। कितने नंबर का? 9 नंबर का निबंध आएगा, इसलिए आपको निबंध पर भी ध्यान देना है। और हो सके तो निबंध जब भी आप बोर्ड परीक्षा में लिखिएगा, सबसे लास्ट में लिखिएगा। कब? सबसे लास्ट में। तो पहला निबंध तैयार कर लेना, विज्ञान अभिशाप या वरदान, स्वदेश प्रेम, इस निबंध को भी पढ़ लेना। और पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण भी आप निबंध तैयार कर लेना। भ्रष्टाचार कारण एवं निवारण, इस पर भी निबंध आप पढ़ लेना फटाफट से। देशाटन से लाभ, और छात्र और अनुशासन या अनुशासन का महत्व, या छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व, ये सभी निबंध आप पढ़ लेना। फटाफट से पढ़ लेना है। आपको 9 नंबर का सवाल है, 9 नंबर आपको यहां से मिलेंगे। चलिए मैं आपको पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखने का तरीका बता दूं, कैसे आपको लिखना है, यानी किन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। पर्यावरण प्रदूषण लिखते समय आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है, किन चीजों को, यानी क्या क्या आपको लिखना पड़ेगा निबंध के अंतर्गत। तो यहां पर आप देखोगे मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। यहां पर आप देख सकते हो इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है अच्छे से, पर्यावरण प्रदूषण। रूपरेखा आपको हेडिंग डालना है। यहां पर आप इस साइड में नंबर डाल दीजिएगा। फिर यहां पर आप प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ क्या है, प्रदूषण के प्रकार क्या हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, और प्रदूषण रोकने के उपाय। और अगली हेडिंग रहेगी उपसंहार। तो कंप्लीट वीडियो मैंने प्रोवाइड कराया है, आप जरूर देख लीजिएगा। और मेरा प्रिय कवि पर भी मैंने निबंध प्रोवाइड कराया है वीडियो के द्वारा। यहां पर इस तरीके से रूपरेखा हेडिंग हो जाएगी। फिर प्रस्तावना, जन्म की परिस्थितियां, तुलसीदास एक लोकनायक, तुलसीदास के राम, और यहां पर आप देख रहे हैं तुलसीदास की निष्काम भक्ति भावना, धर्म समन्वय की भावना पर बल, और उपसंहार। ऐसे ही आपको निबंध लिखना है। रूपरेखा हेडिंग डालने के बाद मुख्य मुख्य हेडिंग्स को आपको लिखना है। फिर इसके बाद प्रस्तावना हेडिंग डालकर आपको लिख देना है। और सबसे जरूरी बात, आप 2 श्लोक जरूर तैयार कर लेना, 2 नहीं 3 कर लेना। जैसे कि यहां पर है बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया, उभय यत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। मान लीजिए आपने ये 2 श्लोक तैयार कर लिए और दोनों ही आपकी बोर्ड परीक्षा में यानी पेपर में आ गए, तो तीसरा श्लोक भी आपको तैयार होना चाहिए, क्योंकि 2 नंबर यहां से भी आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ निबंध के लिए आपको 9 नंबर मिलेंगे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। फिर खंड काव्य से प्रश्न आएगा, तो खंड काव्य से 2 प्रश्न आएंगे। खंड काव्य से 2 प्रश्न आएंगे, आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको 3 नंबर यहां से मिलेंगे। तो मैंने पूरा आपको बता दिया हिंदी विषय में क्या आपको पढ़कर जाना है। फटाफट से आप रिवीजन कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और सुबह मैं लेकर के आने वाला हूं सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पक्का आएंगे। आप जल्द से जल्द उस वीडियो को देखना और शेयर कर देना। और मैंने आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे लिखा जाता है, बोर्ड परीक्षा की कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है, मैंने आप सभी को बताया है। मॉडल पेपर को सॉल्व करके बताया है। यहां पर आप देख सकते हो बोर्ड परीक्षा की कॉपी लिखने का तरीका क्या है, कैसे आपको हेडिंग डालना है। आप वीडियो देखेंगे, आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा। और जो महत्वपूर्ण कवि और लेखक हैं उनका भी जीवन परिचय मैंने बताया है, जैसे तुलसीदास जी का जीवन परिचय बताया है, लिखने का तरीका भी बताया है। बिहारी लाल जी का भी जीवन परिचय बताया है आपको, और सूरदास जी का भी जीवन परिचय, तथा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, और रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। इन्हीं में से आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे, इनसे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, यानी यही आएंगे ही आएंगे, इनमें से जरूर आएंगे, 100% पूछे जाएंगे। और आज ही मैंने वीडियो प्रोवाइड कराई है
जिसमें इन सभी महत्वपूर्ण कवि और लेखकों का जीवन परिचय बताया है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए बोर्ड परीक्षा की। आप सभी को बोर्ड परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं। आप किसी भी प्रकार की टेंशन मत लें, किसी भी प्रकार का मानसिक तनाव ना उत्पन्न हो, आप पर किसी भी प्रकार का दबाव ना महसूस करें। खुश रहिए और खुशी के साथ पेपर दीजिए। हमेशा खुश मिजाज रहिए। जय हिंद।